हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक। आप देख आपकी रहे हैं आवाज़ कॉफ़ी कैसे आ विद रही थी वो सुमीत जैन। दोस्तों, 15 अगस्त निकल निकल गया। हमने अपने भारत की ऊँचाइयाँ देखी हैं, दुनिया के सबसे ऊँची इमारत के ऊपर अपना झंडा लहराता हुआ देखा और क्या शान से तिरंगा वहाँ पे लहराया गया। हमारे पड़ोसी मुल्क वेट करते रह गए और हमने आसमान को भी छू लिया। और इसी ऊपर बातें करने के लिए 15 अगस्त से जुड़ी हुई रविंद्र पंचोली जी दोबारा से आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार, जय भारत। जय भारत। रविंद्र जी, 15 अगस्त को हमेशा की तरह मोदी जी ने इस बार फिर अपनी स्पीच दी और उसके अंदर उन्होंने कई चीज़ों का खुलासा भी किया। कुछ तो थोड़ी-सी आप उसके ऊपर थोड़ी-सी लाइट डालिए कि उन्होंने क्या कुछ बताया, भारत की आगे अगली इमेजेस जो उनके दिमाग में थी, क्या उन्होंने डिस्कस करी हैं? और दूसरा, जो कांग्रेस ने बोला कि भई उनकी उनकी तो ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, ऐसा लगता था कि आखिरी स्पीच दे रहे हैं लाल किला से। ये कैसे समझाएँगे आप दोनों चीज़ों को? देखिए, मोदी जी ने सबसे पहला काम तो ये किया, अपने भाषण की शुरुआत मणिपुर से की थी। जो लोगों की शिकायत थी कि मणिपुर पर नहीं बोलते हैं, उन्होंने शुरुआत ही मणिपुर से की थी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड के 10 साल में इन्होंने क्या-क्या किया है, क्या-क्या स्कीम की है, विदेशों में क्या हुआ है, देश में क्या हुआ है, यूथ के लिए क्या हुआ है, लेडीज़ के लिए क्या हुआ है, मिलिट्री के लिए क्या सारा उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान रखे हैं कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। अभी 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस है। उस पे एक वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप बाल काटने वाले बढ़ाई, आप कारपेट, ये अपना मेसन, इन सब के लिए एक स्कीम ला रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये दूसरा लाभार्थी इनका वर्ड तैयार हो रहा है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। तो विश्वकर्मा मतलब जो भी काम छोटा मोटा करता है, नाई की दुकान खोल के बैठा है, धोबी है, शूज रिपेयरिंग वाला है, जो भी है उसके लिए पूरी स्कीम ला रहे हैं। तो ये एक मतलब गेम चेंजर हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। वो मोदी के भी मतलब महिलाओं के लिए काफी किया है। तो मोदी जी के वोटर जो हैं वो महिलाएं हैं, मैक्सिमम महिलाओं को बेनिफिट मिल रहा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप किसी घर में चले जाइए, वोटिंग वाले दिन पहले लोगों के घर से लोग निकलते नहीं थे, अभी महिलाएं धक्के धकेल के निकालती हैं कि भाई साहब मोदी जी को वोट देना, वोट देने चाहिए। तो ये एक काम तो ये हुआ है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि अब आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। अभी तक ये जो सारा झूठ फैला रहे थे, फेक वीडियो, फेक न्यूज, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए जो भी हो रहा था, उस पर बैन लगने वाली है। ये जितने रुदाली गैंग है पूरी विधवा विलाप करते रहते हैं कि भाई हमारा कसम मर गया, कहाँ चला गया। उन लोगों में रोक लग जाएगी। और तीसरा जो है, फ्यूचर प्लान तो उन्होंने बताई। उनके हाथ से सत्ता चली गई ना सर, हुँ, सत्ता है तो मतलब कसम है, और सत्ता चली गई तो बिना कसम के सारे लोग हैं। वो कांग्रेस हो या कांग्रेस के पालतू बंदर हैं जितने भी हैं, कूदते हैं यूट्यूब पे और चैनलों पे। ये इन सब पर बैन लगने वाली है। प्लस जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फिक्स कर दी है सबकी। और जजों के ऊपर बड़ा एक बात हुई है कि आप जो जजमेंट में जो बात नहीं है वो कोर्ट में आप कमेंट नहीं करेंगे। जैसे नुपुर शर्मा केस में आपका पारदी वाला ने और सूर्यकांत ने अनाप शनाप बोला था कि आपके कारण ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और जब ऑर्डर निकाला तो उसमें एक लाइन का ऑर्डर निकाला था उन्होंने। तो उसमें अब रोक लगने वाली है कि आप जो जजमेंट में जो आप बोल रहे हैं वही कोर्ट में बोलेंगे, आप एक बात इधर की उधर नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो अभी तक जो कोर्ट का नाम ले लेके कूद रहे थे वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, कल एक और वीडियो चल रहा है सर, जिसमें अमित शाह जी आगे जा रहा है और पीछे से वो नमस्कार कर रहे हैं सीजेआई। तो लोगों ने उड़ा दिया कि अमित शाह को इतना घमंड है कि देखिए साहब सीजेआई नमस्कार कर रहा है, और वो मुंह फेर के चल दिए। ये आधा कटा हुआ वीडियो डाला है। पहले अमित शाह उठे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को नमस्कार किया, वो आगे चले तो अमित शाह की वाइफ थी,
उनकी वाइफ को उन्होंने नमस्कार किया, तो नेचुरल है आपके पीछे आपकी वाइफ चल रही है तो उनको नमस्कार करेंगे। शाह साहब ट्रू। आगे चल दिए। ये झूठ फैलाने का ऐसा कारोबार है बिल्कुल। कल पूरा चला है सोशल मीडिया पे, बहुत चल रहा है कि देखिए आप मोदी जी कितने घमंडी हैं, शाह कितने घमंडी हो गए हैं, सीजेआई नमस्कार कर रहा है तो चल नहीं रहे हैं। तो एक पब्लिक से ये हमारी रिक्वेस्ट है बार बार कि कोई भी वीडियो चलता है, खास तौर से जुबेर वाला, जुबेर एंड कंपनी का, उसका जरा ध्यान से देखें, उसको वेरीफाई करें, फिर विश्वास करें। अभी बहुत भयंकर 2024 का चुनाव जो है, अधर्म और धर्म के बीच में लड़ाई है। ये मान के चलें कि बस ये आखिरी लड़ाई है, इसके बाद 24 के बाद तो ठंडा ठंडा कूल कूल है, फिर कुछ नहीं होने वाला। ये लड़ाई हम जीत गए तो फिर कुछ नहीं है। अगर मोदी जी ने, एक तो हमने आपने बता दिया कि पूरा सोशल मीडिया इन्होंने भर दिया है विद प्रोपागेंडास। वो मैं ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि कैसे हमारा बिका हुआ मीडिया ये सारा कुछ एक षड्यंत्र के थ्रू ये काम कर रहे हैं 2024 तक। ये बहुत कुछ होगा, ये महाभारत की लड़ाई है, ये इसको उसी तरीके से लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो स्पीच थी 15 अगस्त को, उसके अंदर मोदी जी ने कोई इसका भी खुलासा किया है कि क्या आगे करने वाले हैं? आगे ये समाज में आग लगाने का काम करेंगे, दो समुदायों में आग भड़काने की कोशिश, इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। ये जितना भी हो सकता है हर तरह का उत्पाद करने की कोशिश करेंगे। पर सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है, वो सारे सब सोच के बैठा है कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये आज सोच रहे हैं, वो 5 साल पहले सोच के बैठे हैं कि मैं अगली बार आऊंगा तो ये लोग क्या करने वाले हैं। तो ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मोदी जी को। कांग्रेस वाले तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं मोदी की नफरत में, देश से नफरत करने लगे। स्वतंत्रता दिवस जो है वो सारे भारतीयों के लिए है, मोदी जी का नहीं है या बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस ने उस समारोह का बहिष्कार किया। खड़गे जी ने बहाना बनाया कि मेरी आंखों में तकलीफ थी, इसलिए मैं नहीं गया। मुझे 9/20 पर कांग्रेस के दफ्तर में फ्लैग होइस्ट करना था। पर खड़गे जी के साथ में ये भी कहना था कि वहाँ प्रोटोकॉल बहुत होते हैं। अब ये लोग एक किसी ज्योतिष को कंसल्ट करें सर कि इनकी कुंडली में क्या है। मोदी जी की कुंडली में तो अजात शत्रु योग है कि जो गाली देगा वो निपट जाएगा। कांग्रेस देख ले, समझ ले, किसी ज्योतिष को दिखा ले अच्छे से कि भाई हमारी दुर्दशा का क्या कारण है। क्या सर। और मतलब इनको भारत का इतिहास नहीं पता है। ये समझते हैं कि हमारे बाप दादा ने 47 से हमारा भारत का इतिहास शुरू हुआ है। भारत का सबसे पहले जो उल्लेख आता है ऋग्वेद में आता है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम भारत था। और जैन ग्रंथों में है कि आपका ऋषभ देव जी के जो पिताजी थे नाभिराज, ऋषभ देव जी की जो संतान थी उसका नाम भरत था, उसी के नाम पे भारतवर्ष नाम रखा गया है। ये किसी कांग्रेसी से या किसी इनसे पूछ लीजिए जो इतनी बकवास करते हैं, इनको पता है कि भारत से 10,000 साल की सभ्यता है। 47 के पहले दिखता है कि कुछ भी नहीं था। मुगलों के आने के पहले हम लोग गधे थे। जो मुगलों की शिल्प कला का बखान करते हैं, कभी वो एलोरा में जाके कैलाश मंदिर देख लें कि 2000-2500 साल पहले ये शिल्प कला कैसे की होगी, कहाँ से चट्टान काटी होगी, कहाँ से पत्थर लाए होंगे, क्या किया। तो 7 वंडर्स में सही भी बात है। तुष्टिकरण चला है, हर जगह तुष्टिकरण करा है इन्होंने। तो कांग्रेस को कायदे से अगर चाहती है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए सर। विपक्ष कमजोर होगा तो ऑटोक्रेसी का खतरा है, तानाशाही का खतरा है। बहुत सीधी बात है। जब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो खुला मैदान पड़ा है, तो आप तो फिर जो मर्जी आएगी वो करेगी। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हमें एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना है। ये नेगेटिविटी छोड़ें, कुछ पॉजिटिव सोचे, ग्रास रूट लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। जमीनी हकीकत क्या है, ये एसी रूम में बैठ के बकवास करने से और गालियां देने से कुछ होना जाना नहीं। तो विपक्ष को मतलब आत्ममंथन की सख्त जरूरत है। तो कांग्रेस बट का रविंदर भविष्य जी, कम से कम 2029 तक तो कुछ नहीं है। हाँ। देखिए हमने देखा है हमेशा कि कांग्रेस वाले
एक पर्सनल अटैक करते हैं मोदी जी के ऊपर। ये इतनी नफ़रत करते हैं मोदी जी से या हिंदुओं से, हमने देखा कि अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि जो बीजेपी को वोट देगा, वो राक्षस होगा। आप बताइए कि इस तरह से काम करने के एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने प्यार की दुकान खोलनी है। ऊपर से प्यार की दुकान हम भी समझते हैं कि प्यार मुसलमानों से, नफ़रत हिंदुओं से और हम तो इनको राक्षस दिखते हैं। तो ऐसी नफ़रत फैलाकर एक तरफ वो बोलते हैं कि हमने भारत को जोड़ना है और तोड़ने की ये हरकतें करते हैं। ऐसे कैसे वो भी 15 अगस्त को, कैसे लोग हैं ये? तो ये खुद राक्षस हैं, राक्षसों को उड़ने वाले ये खुद राक्षस। देखिए, असुर बोला जाता है, राक्षस मतलब असुर। और राक्षसों के गुरु थे शुक्र, जो सफेद कपड़े पहनते थे और एक आंख उनकी नहीं थी। तो इनको दूसरी तरफ का दिखता नहीं है, एक साइड का दिखता है, दूसरी साइड का नहीं दिखता है। ये वही गुण इनमें आ गया है। जो शुक्र ग्रह है वो काणा है सर। अब हम काना बोल रहे हैं और जो समझदार होते हैं वो बोलते हैं समदर्शी। तो हम लोग स्ट्रेट बोलने वाले इसलिए काना बोल रहे हैं। जो समझदार पढ़े लिखे सो कॉल्ड एलिट और लिटरेट होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई समदर्शी है, सबको एक एक दृष्टि से देखता है। तो यहाँ दो दृष्टि से देखने की जरूरत है। तो इनके ऊपर उसी का असर है। लेकिन और रविंदर जी, राक्षस एक नहीं आप एक बताइए कि देखिए हम ये देखते हैं कि अभी जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये कोई नई हरकतें नहीं, ये नहीं कि कोई राहुल गांधी ने शुरू करी हैं। हम तो 47 से देखते आ रहे हैं, कितने बार इवन न्यूज़पेपर्स के अंदर पोस्टर्स भी बने, जहाँ पर दिखाया गया कि वो गाय खड़ी हुई है, उसके ऊपर जो गाय है, वो उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू का सर था और वो जो मुसलमान है, वो वहाँ पर दूध पी रहे हैं गाय से और जो हिंदू थे, उनको वहाँ पर बछड़े की तरह बाँध के रखा गया। तो ये तो शुरू से होता आ रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। कोई ये नहीं है कि ये आज हो रहा है, ये पार्टीशन से होता आ रहा है। कांग्रेस ने अपना रंग शुरू से दिखाया है। कांग्रेस शुरू से मुसलमानों का तुष्टीकरण करती रही है। आपको याद होगा शायद कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था बंगाल का, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जिसमें ईस्ट बंगाल में असम और बंगाल का एक पोर्शन था और वेस्ट बंगाल अलग था। ईस्ट बंगाल में 32 लाख लोग थे, जिसमें मैक्सिमम मुस्लिम थे। और वेस्ट बंगाल में करीबन 52 थे जो हिंदू थे। पर उसका विरोध जनता ने किया और 1911 में अंग्रेजों को वो विभाजन वापस लेना पड़ा। तब कांग्रेसी कोई नहीं है। कांग्रेसी उस समय ऐसा कोई नेता नहीं था जो वो करता था। और उनको मतलब जहां तक गांधी जी का सवाल है, सबसे बड़ा पाखंडी अगर हिंदुस्तान का कोई रहा है तो वो महात्मा गांधी रहा है। मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, भारत बटा तो मेरे भी दो टुकड़े कर देना। और इन्होंने जब 3 जून 1947 को जो पैक्ट साइन हुआ था और ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने घोषणा करी थी कि साहब अब हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, और 15 जून को ये पूरा इम्प्लीमेंट हो गया। 4 जून को लोग बहुत छूटे थे, शाम को ये प्रार्थना सभा करते थे। इन्होंने एक शब्द विभाजन पर नहीं कहा। ये वाल्मीकि मंदिर में इंदौर में, सॉरी दिल्ली में रुके हुए थे। वहां वाल्मीकि मंदिर पे इस विभाजन के खिलाफ ने प्रण लिए गांधी ने उनको कि साहब आप आमरण अनशन पर क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये विभाजन के विरुद्ध हमारी अंतरात्मा गवाह नहीं दे रही है विभाजन। तो गांधी जी कहते हैं कि हर एक की अंतरात्मा नहीं होती है, जाओ अपना काम करो। तो उनको एक मुगालता ये था कि अंतरात्मा सिर्फ उनकी है। तो गांधी जी भी नेहरू की तरह ही एरोगेंट थे, पर उन्होंने एक पाखंड के तहत वो पूरा चला रखा था कि ये तो बहुत शरीफ है। इतिहास देखिए, हमने जो इतिहास पढ़ा था हमारे जमाने में, अब हमको लगता है कि वो सिर के हुँ, बल खड़ा हो गया है। हमने जो पढ़ा वो बिल्कुल बेकार था, कुछ भी इसमें एक भी तथ्य सही नहीं था। सारा श्रेय दिया है कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को। जबकि इतने लोग शहीद हुए हैं, एक एक आप अगर शहीदों की स्टोरियां पढ़े, बेचारे कहाँ कहाँ से गरीब सारे लोग देश के लिए लड़ते रहे। इन्होंने सिर्फ मलाई खाई है। और जब भी कोई डिस्प्यूट होता था कांग्रेस के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, इनके बाद तो लेडी एडविना इनका बीच में मीडिएटर का काम करती थी। और जहां लेडी एडविना आई,
सब बिल्कुल ढेर हो जाते थे। मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लोगों को सब पता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लें, और भी बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ लें, सारा सच सामने आ जाएगा। देखिए, पार्टीशन का टाइम हमें मालूम है कि ये एक ही बस ज़िद थी कि मुझे जी। कुर्सी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू को, जबकि वो कंटेंडर भी नहीं थे कुर्सी के। कुर्सी किसी और को मिल रही थी, वो रूस कर बैठ गए कि भई मुझे ये कुर्सी चाहिए, ये मेरी जागीर है, और वो मेंटालिटी आज तक चलती आ रही है इनकी। सर, जब प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग हुई थी सीडब्ल्यूसी में, सरदार पटेल को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, इनको शायद 1 वोट मिला था। महात्मा गांधी फिर अड़ गए कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू ही बनेगा। उस समय फिर तय हुआ था कि भारत का विभाजन नहीं करते हैं, जिन्ना और नेहरू शेयर कर लें। तो नेहरू ने कह दिया कि नहीं, मुझे तो प्रधानमंत्री ही बनना है और देश का बनना है, मैं जिन्ना के साथ शेयर नहीं करूँगा। और अगर उस समय लोगों को पता होता कि जिन्ना टीबी के मरीज थे, वो साल भर बाद मर जाएंगे, तो शायद विभाजन नहीं होता। जिन्ना ने अपनी बीमारी छुपाई लोगों से, कैंसर हो गया था उनको एक्चुअली, तो वो अगर पता चलता तो ये विभाजन नहीं होता। विभाजन में करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं सर, 10 लाख लोग मारे गए हैं। और वहां से जो विस्थापित आए थे, जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, उसमें ये था कि जो शरणार्थी आएंगे उनका सरकार ख्याल रखेगी, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको वहां से वापस, जो भी उसकी कीमत होगी, सेटलमेंट हुआ था, उसका एक रत्ती मात्र पालन नहीं हुआ है कि माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में ख्याल रखा जाएगा। कितना ख्याल रखा जा रहा है आप देख रहे हैं। वो नेहरू लियाकत एक्ट तो बिल्कुल गया काम। और पाकिस्तान ने माइनॉरिटी को इस बुरी तरह से क्रश किया है कि आज की डेट में शायद 1% माइनॉरिटी वहां पर रह गई। और हिंदुस्तान में जो विभाजन हुआ था, जो विभाजन के लिए मुस्लिमों ने वोट दिए थे, तो करीबन 4 करोड़ मुसलमान थे सर। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मात्र 72 लाख मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़ के गए हैं, जो विभाजन की मांग कर रहे थे। वो बाकी सारे यहीं रह गए, जिसमें मैक्सिमम नंबर यूपी और बिहार वालों का था। और आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा उत्पाद यूपी और बिहार में ही होता है। ट्रू। तो ये सारा एक, कहिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, जिनको भारत के ग्रास रूट लेवल पे क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं था। वो अंग्रेजों के साथ एलिट क्लास की उनमें एक फीलिंग आ गई थी। वो हिंदुस्तानियों को हेय दृष्टि से देखते थे, कह रहे यार ये तो क्या है। तो ये काले साहब हमारे यहाँ, अंग्रेज गए और काले साहब छोड़ गए, तो ये काले साहबों ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। रविंद्र जी, तो वो एटीट्यूड तो हम आज भी देखते हैं। मैं मोदी जी को काम करते देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा 2 बार मेरी मुलाकात हुई है उनके साथ, एक बार चाइना में, एक बार गुजरात के अंदर। मैंने देखा कि किस तरह से ये भी, और जो अभी कैबिनेट के मिनिस्ट्री है, वो किस तरह से लगी हुई है। हमने पहले भी कांग्रेस का टाइम देखा, जब रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, कोई पूछता नहीं था, और वो कभी आते भी नहीं थे ऑफिस में। अब तो ये हालत है कि देश है कि वी वांट टू डू समथिंग, आप बताइए आइडियाज क्या हैं, हम इंप्लीमेंट करने को तैयार हैं। मैं एक मार्क्ड डिफरेंस देखता हूँ कांग्रेस के टाइम पर और अभी। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, अभी भी जो बाबू लोग हैं, जो आईएएस अफसर हैं, वो काम नहीं करते। और वहां पर मैं देखता हूँ कि जो मंत्री लोग हैं, उनकी भी चलती नहीं है, क्योंकि आईएएस जो लॉबी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो ऐसा गंद कांग्रेस ने शुरू से हमें दिया है, वो 75 साल हो गए, वो चेंज नहीं हो रहा। तो काफी कंट्रोल हो गया है। मोदी जी की आपको कार्य प्रणाली अगर भापना हो, तो जब वो प्लेन में चढ़ते हैं, तब देखिए कि मोदी जी का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है। पहले वो 7-8 सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर पलट के नमस्कार करते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर आखिरी टाटा बाय बाय करते हैं। तो पहले 5-7 सीढ़ी चढ़ के वो देखते हैं कि क्या पोजीशन है, उसके बाद आगे जाके फिर वो सफाई करते कि अच्छा हो गया, डन। तो ये मोदी जी की स्टाइल है। बाइडन जैसा नहीं है कि 2 सीढ़ी चढ़े और ठोकर खा के नीचे आ गए। ये नीचे नहीं आएंगे, ये पहले भाप पे चढ़ते हैं कि हाँ इतना है, थकान भी नहीं आए, लोगों के ऊपर ये नहीं पता चले कि साहब प्रधानमंत्री थक गया है, थोड़ी सी सांस लेके फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो ये मोदी जी की स्टाइल है। वो एकदम कोई भी काम नहीं करते हैं। लोग अगर उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो आज ही सब कुछ कर दे, तो नहीं, किसी चीज को जड़ से खत्म करना है, उसमें वक्त लगता है। धैर्य रखिए, लोगों में बहुत देखा है। और चेंज ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा
सा मोदी जी को समझने की कोशिश करें। कोई बीमारी इतने साल से चली आ रही है, आप सोच रहे हैं कि अभी आके रातों रात खत्म हो जाएगी, वो संभव नहीं है। पर अब रविंद्र इलाज जी, शुरू हो मुझे चुका है, ये लोगों को मैं बता देता हूँ, इलाज शुरू हो चुका है। आपने एक प्रेडिक्शन किया था कि थोड़ी-सी पेशेंस रखो। जब ये नूह वाला का जी, केस हो रहा था, आई वाज़ रियली फ्रस्ट्रेटेड। मैंने आपके साथ शो भी किया, उसके बाद आपने फिर हमने एक जॉइंट शो किया था, जो आरएसएस के लोग आए थे हमारे पास और उन्होंने बोला था कि भई आप पेशेंस रखो, अक्टूबर तक देखिए कितना कुछ चेंजेज़ आएगी और हम उसकी दस्तक देखते आ रहे हैं कि हरकत शुरू हो गई है। ही हैड सेड, आपने भी बोला था कि अगले कुछ दिनों में चेंजेज़ आएँगी, हमने वो चेंजेज़ देखी हैं। अब आगे की और प्रेडिक्शंस क्या है, वो भी कुछ बता दीजिए हमें? आगे की प्रेडिक्शन ये है कि सर विपक्षी खेलने में त्राही-त्राही मचने वाली है। बस इतने से समझ जाएँ आप कि जिसने जितना माल खाया है, वो गले में हाथ डाल के निकाल लिया जाएगा। जितना लूटा है, लेकिन ये और जिनको मुगालते ये हैं कि हम 24 से जेल में पहले नहीं होगा जाएँगे। हाँ, ये 24 से पहले होगा कि 24 के बाद भी होगा? ये बताइए पहले आप। 24 से पहले कुछ लोगों का हो जाएगा और 24 के बाद सबका हो जाएगा। सबका हो 24 जाएगा। के पहले जो खास खास लोग हैं, उनका हो जाएगा कुछ का, जो जमानत पर घूम रहे हैं और गाली दे रहे हैं, हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हिंदुस्तान पब्लिक को गाली दे रहे हैं, उन सबका इलाज होगा। माकूल इलाज होगा सर, बिल्कुल। चलिए, रविंद्र जी, आज थोड़ा-सा मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा-सा इसको शो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे आज लेकिन आपने जो आज बातें बताई हैं, कि जैसे ऑपोज़िशन लगी हुई है देश का बँटवारा करने के लिए, ये 47 से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। इनकी जो मानसिकता है, हमने 47 में ही देख ली थी। इन्हें सिर्फ़ कुर्सी से मतलब है, देश का बँटवारा हो जाए, यहाँ दंगे हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, इन्हें सिर्फ़ कुर्सी से मतलब है, इन्हें देश की तरक्की से मतलब ही नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, मोदी जी हैं, वो दिन-रात लगे हुए हैं कि मुझे कैसे इस देश को इंडिया नाम से चेंज करके दोबारा से भारत लेके आना है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, जो कांग्रेस को दिखती भी नहीं है। उन्हें सिर्फ मुगल दिखते हैं या मुसलमान दिखते हैं। उन्हें हिंदू जो हमारी जो हिंदू तो नहीं कह सकते, जो सनातन सभ्यता है, जो इन्हें दिखती भी नहीं है और ये देखना चाहते भी नहीं है। मोदी जी उसी को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से लाइट डाली हर चीज़ के ऊपर कि कैसे मोदी जी लगे हुए हैं, किस तरह से वो बीच में साँस लेके देखते हैं कि मैं कितना आगे आ गया हूँ, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने और इसलिए दो लोग जो है आपको बहुत पसंद भी करते हैं। थैंक यू रविंदर जी, जैसे आपने एक्सप्लेन किया है, थैंक यू फॉर कमिंग और ऐसे ही आप एनलाइटनमेंट करते रहिए और आपका जो स्टाइल है एक्सप्लेन करने का वो इतना बढ़िया लगता है सबको कि आप छा रहे हो सब जगह पे। आप कुछ बताना चाहते थे, बताइए? मैं ये कह रहा था, लोगों को जो जुडिशरी से शिकायत थी कि जज साहब लोग कुछ तो भी बोल देते हैं, जो जजमेंट में नहीं होता, जो ऑर्डर निकलता है, उस पे रोक लग गई है। सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से मैसेज पहुंचा दिया है कि भाई साहब, आपको बकवास करने के लिए नहीं रखा है, आप अपना काम करिए, ये बकवास का काम पॉलिटिशियंस पे छोड़ दीजिए, आपका जो काम है आप वो करिए। और मेरी स्टाइल का तो सर वो है कि खुला खेल फर्क का बाजी है सर। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जुडिशरी जो है, जो बिल्कुल ही जो बोलते हैं कि आवारा जो होता है घोड़ा, जैसे भागता है चारों डायरेक्शन में, वो वाला काम कर रहे थे। अभी थोड़ी-सी उनको भी नापा गया है और ये होना भी चाहिए। देखिए, अगर हम पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल करते हैं, हम जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड्स को करते हैं, तो जुडिशरी क्यों नहीं? व्हाई दे शुडन्ट बी कंट्रोल्ड? कंट्रोल्ड मतलब कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए जिसके अंदर काम हो एंड सारी जजमेंट्स जो हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जो कि अगेंस्ट द कंट्री हैं। मैंने अभी अजीत डोभाल जी की स्टेटमेंट भी सुनी थी एक, जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ बोला है जुडिशरी के ऊपर कि आप एक बार प्रोटेक्शन के बाहर आके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपकी औकात कितनी है। सो ये जो चीज़ें हैं, सारा देश के अंदर एक एक माहौल बन गया है कि लोगों ने जुडिशरी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। जैसे आप बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग और करप्ट फ्री जुडिशरी होनी भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इनको थोड़ी अकल आएगी और ये बंदर के पुत्र बनेंगे, जैसे पंजाबी में बोलते हैं हम लोग, बंदर के पुत्र बनेंगे अभी थोड़े से और ये सही तरीके से देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे, ना कि उसके बीच में रोड़ा रन के बैठेंगे। सो रविंदर जी, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मैं हमेशा दोस्तों बोल देता हूँ बीच में। सो रविंदर जी, थैंक यू सो मच
एंड आज थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, लेकिन इसको दोबारा से विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस अगेन, वंस अगेन, ऑन 1947 स्पेसिफिकली, कि कांग्रेस का क्या इसमें योगदान था पार्टीशन करने में, और जवाहरलाल नेहरू ने कितना बड़ा गंद डाला इसमें और हमारे देश का बंटवारा कर दिया अपनी कुर्सी को लेकर। सर आप भी मोदी जी की तरह आप मेरे परिवार को बोलिए सर, दोस्तों बोलना छोड़ दीजिए। मोदी जी से सीखिए, पहले वो मित्रों बोलते थे, मित्रों के बाद भाइयों बहनों, और अब मेरे परिवार के लोगों। तो आपने पहले मित्रों बनाए, आपने मित्र बनाए, फिर वो थोड़े थोड़े से भाई बंदी हो गई, अब तो आपके परिवार के लोग हो गए सारे। तो अब आप परिवार के मेरे सोशल मीडिया परिवार के लोगों। चलिए, हम भी मोदी जी की तरह हम भी अपने आप को अपग्रेड कर देते हैं अपने आप को, और ये सजेशन अच्छा है। आई विल इम्प्लीमेंट दिस ऑल्सो। नमस्कार, जय ओके जी, भारत। ओके, नमस्कार, जय भारत।